जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत देख रहे हैं जीरो से लेकर हीरो तक की जो सीरीज चल रही है संविधान राज्य व्यवस्था की, उसमें हम प्रस्तावना पढ़ने चल रहे हैं। और प्रस्तावना में इससे पहले 2 पार्ट हम बना चुके हैं। आज अभी तक हम क्या पढ़ लिए हैं, दोनों पार्ट में वो सारी चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं 2 मिनट में। तो हमने ये जाना कि संविधान की प्रस्तावना में या पूरे संविधान की प्रस्तावना में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम समझे। उसके बाद हम ये भी देखें कि संविधान की प्रस्तावना में कई सारे ऐसे शब्दावली हैं जिनका हमको मतलब नहीं पता रहता, या उनके पीछे कई सारे सवाल छुपे रहते हैं। अगर वो सवालों को हम या उस शब्दावली को हम कहानी के रूप में नहीं समझेंगे तो वो सारे सवालों के जवाब हम नहीं दे पाते। जैसे कि हम भारत के लोग या संविधान की प्रस्तावना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ऑप्शन में दे दे संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। हम भारत के लोग तो ज्यादातर लोग टिक करके आएंगे संसद, जो कि गलत होता है। ये समझना है कि हम भारत के लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, तो आप वीडियो के पार्ट 1 में जाके देखिए। दूसरी शब्दावली हम बताए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है। अगर नहीं पता है तो आपको ये सारी चीजें क्या लगेंगे, ब्लैंक लगेंगे। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, वीडियो को देखे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। कि आप किसी भी देश को आंतरिक और बाह्य मामले में जब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो तो उसको हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। अगला शब्दावली कि समाजवाद के बारे में हम जाने, और न सिर्फ समाजवाद के बारे में जाने, हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर भी दिया कि किस तरीके से देश में या पूरी दुनिया में शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ। तो पहले जो राजा महाराजाओं का शासन होता था, तो राजा महाराजाओं के शासन के बाद हम निकल के आते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जब छूट दी गई कि आप अपना विकास अपने तरीके से करिए, तो उसी को हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था या शासन का एक प्रकार कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि कुछ लोग उसमें बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग एकदम गरीब हो गए। फिर से उसमें सुधार करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं, कार्ल मार्क्स साहब। वो क्या करते हैं, साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। और जिसमें एक नारा दिए कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ का नारा भी दिया गया। उनके द्वारा एक किताब जो लिखी गई दास कैपिटल्स, वो भी कई स्टेज में आ चुकी है, हमने ये भी देखा। और उसके बाद हम समाजवाद को जाने कि जब समानता के आदर्श लोकतंत्र के साथ मिल जाएं तो उनको हम समाजवाद के रूप में जानते हैं। और उसके बाद फिर इन्हीं में से क्षेत्रीय स्तर पर कुछ देशों के द्वारा भी कुछ विचार, कुछ शासन व्यवस्थाओं का विकास आया। जैसे कि आप देखते हैं लेनिनवाद, जो 1917 की रूसी क्रांति से आता है। फिर चाइना में भी एक व्यवस्था आती है कि जब चाइना के जो शासक हैं वो क्या करते हैं, किसानों को, सारे लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। उसी व्यवस्था को हम माओवाद के रूप में जानते हैं। भारत में भी ऐसी मिलती जुलती व्यवस्था हम नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। फिर आने वाले समय में ये सारी चीजें हम मिला के पढ़ते हैं। और उसके बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, कि जिसमें कई सारी चीजें सम्मिलित हैं कि लोक कल्याणकारी, समानता, आदर्श, बंधुत्व, भाईचारा। और उसके बाद आप देखते हैं कि लोकतंत्र भी इसमें ऐड है, उसी को हम लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में जानते हैं। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ाए, समझाए। और उसके बाद जो अगली शब्दावली हम पढ़े वो हम पंथनिरपेक्ष पढ़े, कि हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष था, और बाद में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम उसको पंथनिरपेक्ष कर देते हैं। और न सिर्फ पंथनिरपेक्ष करते हैं, हम इसको मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में इसको हम अपने देश के संविधान में जगह दे देते हैं, ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया, जोड़ा गया। तो ये बेसिक चीजें जो हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, अगर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जानना है, समझना है, तो आप जरूर जाके ये हमारे पिछले जो पार्ट पढ़े हैं प्रस्तावना के, वो देखने का काम करिए। आज उन्हीं में से हम कुछ शब्दावली को आगे बढ़ाने वाले हैं और उनको देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी यहीं पहुंचे हैं सत्ता के स्वरूप में। तो हम इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देख चुके हैं, समाजवादी देख चुके हैं, पंथ निरपेक्ष देख चुके हैं। आज हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और गणराज्य को देखने वाले हैं। ये जो सत्ता के स्वरूप में हम पढ़ने वाले हैं, ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र को। जैसे कि आपको पता है कि लोकतंत्र 2 टाइप के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र है कि जहां पर जनता सीधे अपने देश के मालिक का चयन करे, जो देश को चलाने वाले व्यक्ति हैं उनका चयन करे, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में कह सकते हैं। जब ऑफलाइन में होते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते कि सर क्या कहना चाहते हैं, तो 2 मिनट में हम इसको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, और भारत में जो मुखिया है
वो मुखिया कौन है? या तो पीएम है या तो राष्ट्रपति है। और दोनों मुखिया का चयन जो होता है, आप बताइए कि डायरेक्ट करते हैं क्या? जब हम वोट देते हैं तो राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट देते हैं कि हम फला व्यक्ति का चेहरा देख के ही राष्ट्रपति को वोट देते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम कभी भी वोट देते हैं तो राष्ट्रपति के नाम पे नहीं वोट देते हैं, हम सीधे या तो एमपी को चुनते हैं या तो एमएलए को चुनते हैं। और वैसे जब प्रधानमंत्री का चयन करते हैं तभी हम प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं देते, हम किसी देश के एमपी या एमएलए का चयन करते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं क्या है कि हम पहले या तो एमपी को चुनते हैं या तो एमएलए को चुनते हैं, और ये दोनों लोग जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वही जनता बाद में क्या करती है? राष्ट्रपति का चयन कर लेती है। या जब हम एमपी का, जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो हम किसी एमपी को चुनते हैं और सारे एमपी मिलके देश के प्रधानमंत्री का चयन कर लेते हैं। तो ये कहा जाएगा जब बीच में ब्रेकर आ रहा है कि डायरेक्ट हम ना तो प्रधानमंत्री ना तो राष्ट्रपति को चुन पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि हमारे दुनिया में एक देश है स्विट्जरलैंड, जो यूरोप का एक देश है। उस देश में जो भी मुखिया होगा राष्ट्रपति, उसका चयन हम डायरेक्ट, जनता क्या करती है? वोट देती है। और वो वोट देकर क्या करती है? वहां के मुखिया का चयन वो सीधे सीधे कर लेती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लोकतंत्र दो तरीके से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एग्जांपल स्विट्जरलैंड, कि जहां पे मुखिया का चयन डायरेक्ट जनता करती है उसे हम स्विट्जरलैंड, या ऐसे देश का जो मुखिया बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा जनता के माध्यम से। एक एग्जांपल के तौर पे हम देश समझ सकते हैं स्विट्जरलैंड। और जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अमेरिका, भारत कि जो कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिनका चयन, कुछ प्रतिनिधियों का चयन जनता करती है, और जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि उस देश के मुखिया का चयन करते हैं, तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में कहते हैं। लोकतंत्र के बारे में एक कहावत कही जाती है, एक कहावत कही गई थी अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति 1863 में बनते हैं। वो क्या कहते हैं? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यानी लोकतंत्र का तात्पर्य एक ही चीज है कि वहां पे जनता ही सब कुछ है। अगर जनता को सब कुछ नहीं माना जा रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। जैसे कि अभी वर्तमान कुछ समय में, कुछ बीते समय में हम देखे कि जनता के द्वारा एक मांग की जा रही थी कि बहुत सारे पेपर कैंसिल हुए, और उन कैंसिल होने के आधार पर हम, भारत के जो शिक्षा मंत्री थे उनका हम इस्तीफा मांग रहे थे, और इस्तीफा वो नहीं दे रहे थे, या वर्तमान सरकार नहीं देना चाह रही थी। तो कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि वर्तमान में जो हमारे संविधान या हमारे प्रस्तावना में जो लोकतंत्र की बात की गई है कि लोग ही सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बातें नहीं मानी जा रही, तो लोकतंत्र खतरे में। तो इस आधार पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि जिस देश में अगर लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र है, अगर जनता को कीड़े मकोड़े की तरीके ट्रीट किया जा रहा है तो लोकतंत्र खतरे में। तो यह चीज आपको जानना है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यानी जनता ही सब कुछ है। यह चीज समझ गए लोकतंत्र। अब आइए हम गणराज्य को समझते हैं। गणराज्य क्या है कि जब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपके देश का मुखिया का चयन लोगों के माध्यम से हो रहा है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आप कहेंगे कि हमारे देश के मुखिया का चयन लोगों के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष हुआ है, तो वो ऐसा राष्ट्र गणराज्य कहलाएगा। लेकिन अगर किसी राष्ट्र के मुखिया का चयन अगर लोगों के माध्यम से ना हो, ना तो प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष, और ऐसे राष्ट्र का मुखिया अगर वंशानुगत है कि अगर राष्ट्र का मुखिया बनना है तो आप फला घर के सदस्य होने चाहिए, अगर ऐसे राष्ट्र के मुखिया का चयन किया जा रहा है तो कहने का मतलब वो वंशानुगत है, और वंशानुगत होने पर वो माना जाएगा कैसा है? वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसे कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन के मुखिया का चयन अगर उस परिवार से है तो कभी ना कभी आप राजा या महाराजा या रानी या महारानी जरूर बनेंगे, अगर नहीं है तो आप कभी जीवन में उस देश के मुखिया नहीं बन सकते। और जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राष्ट्र का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, और हर व्यक्ति को राष्ट्र का मुखिया बनने का अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्र का मुखिया बन सकता है, लेकिन जो संविधान में लिखी गई योग्यता है वो योग्यता आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि एक शेड्यूल ट्राइब की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं, जो कि हम प्रत्यक्ष नहीं चयन किए हैं, अप्रत्यक्ष ही चयन किए हैं, लेकिन वो माना जाएगा कि हम एक ऐसे गणराज्य हैं कि जहां पर मुखिया अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? गणराज्य के रूप में जानते हैं। तो
तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि गणराज्य या राजतंत्रात्मक राज्य किसे कहते हैं। सिंपल सरल शब्दों में अगर हम कहें कि गणराज्य का मतलब जिस राष्ट्र का मुखिया का चयन जनता के द्वारा या तो सीधे या तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं। और जबकि उस देश का मुखिया ना तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, वो वंशानुगत के आधार पे उस वंश क्रम मतलब उस घर में पैदा हुआ है, उस आधार पे अगर उस राष्ट्र का मुखिया बन जाता है तो उसको राजतंत्रात्मक है। तो भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक गणराज्य है। ये चीज समझ में आई होगी आपको। अगला, फिर हम अगली शब्दावली जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं न्याय के बारे में। और न्याय को पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यानी सामाजिक स्तर पर आपके साथ कहीं कोई अन्याय नहीं हो सकता, चाहे आप किस जाति, धर्म, लिंग, वंश, समुदाय कहीं के भी आप भारत के अगर निवासी हैं और भारत के किसी राज्य क्षेत्र से आते हैं तो सामाजिक स्तर पर आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। यह भारत की प्रस्तावना में आपको एक न्याय दिया गया है जिसको हम सामाजिक न्याय के रूप में जानते हैं। आर्थिक न्याय कि आप पढ़ लिख के कितनी भी संपत्ति, धन अर्जन कर लिए हैं तो कोई पड़ोसी आपसे छीन नहीं सकता, सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, राज्य आपसे नहीं छीन सकता है, कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। इस चीज के लिए अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती आपका पैसा, आपका संपत्ति, आपका धन कहीं किसी तरीके से चोरी किया गया है तो आपका प्रशासन, आपके देश की जो न्यायपालिका है वो आपको दिलाने का काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक आर्थिक न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि जो आपने अपनी मेहनत से कमाया वो आपके पास सुरक्षित बचा रहना चाहिए, उसी को हम आर्थिक न्याय किया है। और राजनीतिक न्याय में भारत में प्रधान से लेकर, भारत में पंच से लेकर, प्रधान से लेकर भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने का अधिकार आपको भारत देता है। कोई ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति का पद फला के लिए, फला जात, फला धर्म, फला लिंग के लिए यह सुरक्षित है। आप देश के नागरिक हैं तो आप ना सिर्फ मतदान करते हैं, भारत के विभिन्न पदों पर आपको चुनाव लड़ने का अधिकार भी देता है, वो है आपके साथ राजनीतिक न्याय कहलाता है। यह न्याय की संकल्पना कहां से ली गई? रूसी क्रांति से 1917 से लिया गया। जो पहले यूएसएसआर था उसी से लिए हैं। तो ये सारी चीजें लिया गया है सोवियत संघ से, किस क्रांति से? रूसी क्रांति से ये सारी चीजें ली गई। इसी में एक वाद आया, नालसावाद 2014 में, जिसमें यह कहा गया कि न्याय दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हर व्यक्ति भारत में जो गरीब है उसको भी न्याय मिल सके। और न्याय कैसे मिल सकता है? जब वो कोर्ट कचहरी तक उसकी पहुंच नहीं होगी तो वो न्याय नहीं पा सकता है। तो वो पहुंच स्थापित करने के लिए नालसावाद 2014 में या इस वाद के तहत क्या कर दिया गया कि समाज के जो तीसरे लिंग के व्यक्ति हैं, यानी जिसे हम ट्रांसजेंडर लोग कहते हैं, तृतीय लिंग के लोग कहते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट अपने एक वाद के माध्यम से समान न्याय देने का काम कर रहा है। और जिसका आधार कहां से? आर्टिकल 39A से लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि समान निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। और जो नालसा एक संस्थान बनाया गया उसमें आप जाएंगे तो उसके तहत आपको क्या दिया जाएगा? आपको न्याय देने का काम किया जाएगा। तो पहले इसमें गरीब परिवार की महिलाएं और पुरुष आते थे, लेकिन अभी 2014 में तीसरे लिंग के व्यक्तियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो यह सवाल आपसे पूछा गया है कि जो तीसरे लिंग के व्यक्तियों को जो न्याय देने का काम किया गया है वो कौन से वाद में दिया गया? तो नालसावाद 2014 में दिया गया। ठीक। और आपसे यह पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत, जो आने वाले समय हम पढ़ने वाले हैं, तो डीपीएसपी के एक पार्ट के तहत जो आर्टिकल 39A के तहत जो एक स्वतंत्र आर्टिकल है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, समान निःशुल्क विधिक सहायता के तहत इन सारे व्यक्तियों को न्याय देने का काम कर रहा है। पहले 2 लोगों को दिया गया, गरीब परिवार की महिलाएं, गरीब परिवार के पुरुष, या ऐसे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, उनको यह समान निःशुल्क विधिक सहायता दी गई। लेकिन फिर तीसरे लिंग के व्यक्तियों के द्वारा भी यह समय समय पर मांग की गई, क्या माई बाप हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर प्रकृति ने हमारे साथ गलत किया है तो क्या आप भी हमारे साथ गलत करेंगे? तो न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। ये सारी चीजों को सुनने के बाद 2014 में इन लोगों को भी क्या दिया गया? समान निःशुल्क विधिक सहायता के तहत इनको भी न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और उसके बाद स्वतंत्रता आप पढ़ते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है।
और वो 5 स्वतंत्रताएं कौन है? एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक विश्वास, एक धर्म और एक उपासना। अक्सर लोग गलत बताते हैं विचार क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, विश्वास क्या है, धर्म क्या है, उपासना क्या है। ये चीज भी जानना चाहिए। ये सीधे सीधे कई परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लिया गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इसका क्रम क्या है। तो जो लोग नहीं पता है उनको उल्टा सीधा क्रम बता देते हैं, लेकिन क्रम यही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया, विभिन्न सिविल सेवाओं परीक्षा में, विभिन्न सिविल सेवा परीक्षा जो हुए हैं किसी भी स्टेट में, वहां भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया। ये क्रम ही पूछ लिया गया। और ये पूछा गया किस देश से, जो भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है, ये किस देश से लिया गया। तो आप बताते हैं फ्रांस से, और क्रम भी बताते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके अलावा आपको और क्या चीज जानना है? विचार क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, ये अंतर भी जानना चाहिए। सबसे पहले हम विचारों को जानते हैं कि विचार क्या है। विचार किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, या बहुत सारे आप विचारक पढ़े होंगे, चाहे गांधी, मार्क्स, अरविंदो को पढ़े होंगे, या कई सारे जॉन रॉल्स वगैरह को जो आप पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे विचारक पैदा हुए हैं, उनके द्वारा विचार दिए गए हैं। तो विचार आप हमेशा व्यक्त कर सकते हैं। किसी देश का, किसी समाज का, किसी व्यक्ति का मानना या ना मानना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अपने भी विचार हो सकते हैं जो आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप किसी बड़ी परीक्षा पास करते हैं, आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, नीट क्रैक कर लेते हैं, यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, तो लोग मीडिया वाले आपके घर पे आते हैं और आपसे पूछते हैं कि भैया कितना देर पढ़ा, नीट क्वालिफाई कर लिया, कितना देर पढ़ा, यूपीएससी परीक्षा पास कर लिया। तो आप बताइए, ऐसा टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि 90% लोगों को सुन के बुखार आ जाए। आप बताइए 18 घंटे 24 घंटे में पढ़ते थे। तो हो सकता है कुछ लोग आपके विचारों से सहमत हो, आपके विचार माने, और हो सकता है कुछ लोग विचार आपके ना माने। वैसे गांधी जी को कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग पूजते हैं। तो विचार वो है जो आपके ऊपर थोपे नहीं जाते हैं, जो आपको केवल बताए जाते हैं, और आपको मानना या ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से और बता सकते हैं कि हमारे ये विचार हैं। अगला, अभिव्यक्ति। अब विचार और अभिव्यक्ति में बस इतना अंतर है कि आपसे कोई जबरदस्ती नहीं पूछ सकता है, कि आपके पास कोई आके ये नहीं कह सकता कि आप सबसे ज्यादा अपने मम्मी को मानते हैं कि पापा को मानते हैं, कि आप अपने पत्नी को ज्यादा मानते हैं शादी होने के बाद, कि आप अपनी मम्मी को सबसे ज्यादा मानते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो द्वंद्व पैदा हो सकता है समाज में, देश में, घर में, सारी चीजें। तो अभिव्यक्ति के तहत यह स्वतंत्रता आपको दी गई प्रस्तावना में कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अंदर या आपके अंतःकरण में क्या चीजें चल रही हैं, यह आपसे कोई पूछ नहीं सकता जबरदस्ती। वो है अभिव्यक्ति, कि हम अपने देश में कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितना मानते हैं अपने, चाहे मम्मी, पापा, भैया, भाभी, किसको कितना मानेंगे, यह हमारी अभिव्यक्ति है, यह हमारे अंतःकरण की बात है। ये कोई जबरदस्ती मुझसे उगलवा नहीं सकता। हाँ, विचार हम व्यक्त करेंगे, लेकिन कोई माने या ना माने वो बात अलग है। लेकिन अभिव्यक्ति कोई भी व्यक्ति हमारे मन से जबरदस्ती निकाल नहीं सकता। बस इतना अंतर है विचार एवं अभिव्यक्ति में। ये आपके अंतर आत्मा की बात है, ये आपके वो खुले विचार हैं जिनको समाज मानता है या नहीं मानता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। विश्वास, किसी चीजों में, किसी धर्म में कितना हम विश्वास करते हैं, ये हमारे विश्वास की बात है। ये भी इस चीज की एक स्वतंत्रता है। हम किसी धर्म को माने या ना माने, इसके लिए भी स्वतंत्रता है। हम किसी धर्म को मान रहे हैं तो उसमें उपासना करेंगे, उपासना करने की स्वतंत्रता है भी और नहीं भी। कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप नहीं सकता है। तो ये हमारे स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बातें थी जो आपके परीक्षा में सवाल यहां से भी पूछे गए, चाहे क्रम को लेकर पूछे गए, चाहे ये पूछा गया कि ये किस देश से लिया गया है। ये सारी चीजें आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई। तो उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावना जो भी हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और जो चीजें अभी भी नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस शब्दावली को एक बार और अच्छे से आप समझाने का काम करिए, हम उसको जरूर समझाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।